हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट। बच्चों, सेनापति कवि हमने आपको कंप्लीट याद करने के लिए दिया, और अगर किसी भी बच्चे ने पहले वीडियो में व्याख्या नहीं देखी है तो सुन लीजिए। पुनः से इस पाठ की व्याख्या की जा रही है, सुनिए ध्यान से। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। बंदी जिमि बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गही यतु है। आवे आस पास पुहु पन की सुबास सोई, सोने की सुगंध मांझ सने रही यतु है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, व आवत वसंत ऋतुराज कही यतु है। यहाँ पर सेनापति कवि के द्वारा वसंत ऋतु को ऋतुराज बताते हुए उसके आगमन की, उसकी प्राकृतिक सौंदर्यता का अनेकों दृश्यों में वर्णन किया गया है। देखिए बच्चों कि ऋतुओं के राजा वसंत, वरन वरन तरु फूले उपवन वन। वरन वरन तरह तरह के अलग अलग रंगों के, तरु वृक्ष, फूले फूलों से भर गए हैं, उपवन बगीचे, और वन जो जंगल है। अलग अलग रंगों के वृक्षों के, फूलों से भरे हुए बगीचे और जंगल भरे हुए हैं। सोई चतुरंग संग, और सोई चतुरंग संग की वसंत ऋतु के समय चतुरंगिनी सेना आ रही हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। चतुरंगी संग, चतुरंगिनी सेना, दल समूह, लहियतु सुशोभित हो रही है। कि ऋतुओं के राजा वसंत ऋतु के आगमन से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि चतुरंगिनी सेना आ रही हो। कोई राजा आगे आगे अपने लश्कर के साथ चलता जा रहा है, तो पीछे उसके चतुरंगिनी सेना आ रही है, ऐसा लग रहा है। बंदी जिमि बोलत बिरद बीर कोकिल है। बंदी जिमि बंदीजन बोलते हैं, बिरद बीर कोकिल। बिरद, बिरद का अर्थ होता है यशगान, और कोकिल कोयल और मधुप भंवरे। कि राजा का जिस प्रकार से राजा का यशोगान करते हुए उसकी सेना चलती है, उसी प्रकार से राजा वसंत के गुण गायकों के द्वारा उनके यश का वर्णन किया जा रहा है। किसका वर्णन किया जा रहा है? उनके गुणों का वर्णन किया जा रहा है, उनके यश का वर्णन किया जा रहा है। गुंजत मधुप गान गुण गहियत है, और फूलों पर गुंजार कर रहे मधुप भंवरे, फूलों पर गुंजार कर रहे भंवरों के द्वारा उनके गुणों को भी ग्रहण किया जा रहा है। कि जैसे कि भंवरे संगीतकारों का रूप ग्रहण, भंवरों ने संगीतकारों का रूप ग्रहण कर लिया है, और वो भंवरे बोलते ही जा रहे हैं, गुंजायमान करते जा रहे हैं। आवे आसपास पुहुपन की सुबास सोई, और इस प्रकार से आसपास पुहुपन, पुहुपन का अर्थ होता है कि जो फूल होते हैं उन फूलों की, सुबास का अर्थ है सुगंध, उन फूलों की सुगंध चारों तरफ आसपास फैली हुई है। और सोने की सुगंध मांझ सने रही यतु हूँ, और पीले पीले फूल इस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि सोने की सुगंधी, सोने में सुगंध होने की, जैसे वहाँ पर और अधिक दुगना आनंद हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ बताया है कि सोने की सुगंध मांझ सने रही यत है, कि चारों ओर से फूलों की सुगंध आ रही है, जो सोने में सुगंध होने की दुगने ही और भी अधिक आनंद को बढ़ा रही है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, और यहाँ कवि सेनापति कह रहे हैं कि शोभा को समाज, शोभा यानी कि पूरी जो सौंदर्यता है, उस समाज की पूरी सौंदर्यता आज बहुत अधिक और भी अधिक बढ़ रही है, और वसंत ऋतुराज कहियत है। और इस प्रकार से
चारों तरफ देखने पर ऐसा लग रहा है कि ऋतुराज वसंत के आगमन के उपलक्ष्य में ये सारी सौंदर्यता, साज-बाज सब कुछ हो रहा है। कंप्लीट। किसके आगमन पर हो रहा है? ऋतुराज वसंत के आगमन पर हो रहा है कि ऋतुराज वसंत के आगमन पर यह साज-बाज, सुंदरता सब कुछ उन्हीं के उपलक्ष्य में हो रहा हो। अब इसी तरह से बच्चों आपको विशेष, अब विशेष में ध्यान दीजिएगा। ये तो आपकी हो गई व्याख्या। विशेष में आपको क्या करना है कि यह जो रचना है यह साहित्यिक ब्रजभाषा का इस रचना में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो साहित्यिक ब्रजभाषा में है यह रचना और कवि भाषा के प्रभावशाली प्रयोग में, कवि जो सेनापति हैं वो भाषा का प्रभावशाली जो प्रयोग है उनके लिए वो बहुत ही निपुण है उस प्रयोग में। शैली आलंकारिक शैली का प्रयोग है, वर्णनात्मक शैली है और शब्द हैं वो चित्रों से अंकित हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखो बच्चों, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है कि जिस अलंकार में एक शब्द की पुनः आवृत्ति होती है, जैसे कि बरन बरन, यहाँ पर एक ही शब्द की पुनः आवृत्ति है तो वहाँ पर पुनः उक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जैसे कि बंदी जिम्मी बोलत बिरद बीर कोकिल है, यहाँ पर बै वर्ण की आवृत्ति हो रही है और ई, तो इस तरह से बै वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से आपको विशेष में 3-4 पॉइंट बताने हैं। आगे देखिए दूसरा दोहा। दूसरे पद्य में क्या बताया गया है? यहाँ सेनापति के द्वारा यहाँ पर अधिक छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यह क्या माना जाएगा? छंद माना जाएगा, प्रस्तुत छंद। आगे देखिए बच्चों, देखे छिति अंबर जलह चारी और छोर, तिन तर बर सब ही को रूप हर है, महाझर लागे ज्योति भादवी की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, दारुण तरन तर नदी सुख पावे सब, श्री घन छाह चाही बोई चित धर्यो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। देखो बच्चों क्या बताया है यहाँ पर, इस छंद में कवि के द्वारा भयंकर ग्रीष्म ऋतु को वर्णित किया गया है और अपनी काव्य कौशलता के आधार पर वर्षा ऋतु का भी इन्होंने वर्णन किया है। देखिए सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु का वर्णन देख लीजिए। देखे छिति अंबर, क्षितिज से अंबर तक, जलय जल रहा है, अग्नि ही अग्नि है, चारी और छोर, चारी और छोर भयंकर गर्मी के कारण, चारी और छोर का मतलब होता है दूर दूर तक, और से छोर तक, यानी कि भयंकर गर्मी के कारण क्षिति, धरती और आकाश जल रहा है, जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तिन तरबर सभी ही को रूप हर्यो है, तिनके से, तिन का अर्थ होता है तिनके से वृक्ष तक सभी का रूप, सभी की सौंदर्यता मानो ग्रीष्म ऋतु ने हरण कर ली है। हर्यो का अर्थ होता है हरण कर लेना, समाप्त कर देना। महाझर लागत ज्योति भादवी की होती चले, महाझर, महाझर लागे, महाझर लागे यानी कि कहने का तात्पर्य है कि सूर्य की प्रचंड किरणों से, सूर्य की प्रचंड किरणों से ज्योति, ज्योति मतलब प्रकाश, किरणें भादवी की होती चले, भादवी की होती चले, कि इस तरह से भादों का महीना यानी कि दावानल, अग्नि, जंगल की आग जो होती है, होती चला, होती चला मतलब बढ़ती ही जा रही है, कि चारों ओर वन में लगी आग का प्रकाश ही प्रकाश सा फैला दिखाई दे रहा है और चारों ओर आग ही आग बढ़ रही है। आगे देखिए, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। जलद, जलद का अर्थ होता है तपता हुआ, तपत, जलना,
गरम, तपती हुई गरम वायु। जलद पवन, गरम हवा से शरीर इस प्रकार से सिक रहा है कि मानो पर्यो है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि शरीर की सिकाई हो रही हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे शरीर की सिकाई हो रही हो। दारुण तरनि तर नदी सुख पावे सब। दारुण, भयंकर, दारुण का अर्थ होता है भयंकर, जो कष्टदायक होता है। तरनि, सूर्य, कष्टदायक जो सूर्य है उसकी भी किरणें इतनी अधिक आग निकाल रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि भयंकर रूप से तप रहे सूर्य के नीचे लोग क्या कर रहे हैं? नदी सुख, नदी का सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं। नदी सुख पावे सब, नदी का सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं। सिरी घन छाह चाही बोई चित्त धर्यो है। सिरी घन चाह, सिरी ठंडी, घन बादलों की, कि बादलों की शीतल छाया, बादलों की सिरी घन शीतल छाया चाही बोई चारों ओर चित्त धर्यो है। और सभी क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं? कि सभी का चित्त, सभी का जो मन है वो चारों ओर ठंडी ही ठंडी छाया प्राप्त करने को चाह रहा है। उनका मन ऐसा कर रहा है कि सभी ठंडी छाया प्राप्त करें। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो, सेनापति कवि कह रहे हैं कि उनकी कविता रचने की जो चतुराई है, कविताई की जो उनकी कविता रचने की जो चतुराई है, उस चतुराई को सभी कवि देखें। ग्रीष्म विषम वर्षा के सम कर्यो है। ग्रीष्म विषम कि ग्रीष्म ऋतु को भी वर्षा, ग्रीष्म विषम ग्रीष्म ऋतु को भी वर्षा के समान इन्होंने बना दिया है, वर्षा ऋतु के समान बना दिया है। अब बच्चों ये तो हुआ ग्रीष्म ऋतु का वर्णन। एक बार फिर से देख लीजिए कि क्षितिज से आकाश तक चारों तरफ, क्षितिज से आकाश तक चारों ओर दूर दूर तक भयंकर गर्मी के कारण जलता हुआ सूर्य ही दिखाई दे रहा है। और तिन तरबर भीषण ताप से, भयंकर गर्मी से, तिनके से तरबर वृक्ष तक का सभी का रूप सौंदर्यता हरण हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले। और सूर्य का प्रचंड किरणों से शरीर को अग्नि का ताप बहुत अधिक पीड़ित कर रहा है। और भादव यानी कि भाद्रपद के महीने में भी ऐसा हो रहा है कि जैसे कि महाझर, महान भयंकर ज्योति मतलब प्रकाश, ताप लग रहा हो, शरीर को बहुत अधिक ताप लग रहा है, सूर्य की धूप लग रही है। जलद पवन, जलद यानी कि सूर्य की तपती हुई हवा, पवन हवा, तपती हुई हवा इस तरह से चल रही है कि जैसे कि वह शरीर का शिकताव कर रही हो, मानो वह शरीर की शिकाई कर रही हो। दारुण तरनि तर नदी सुख पावे सब। और भयंकर, तरनि मतलब सूर्य, भयंकर सूर्य की गर्मी से सभी नदी में स्नान करना चाहते हैं। और चारों ओर चाही बोई, चारों ओर से सभी अपने मन को, अपने शरीर को ठंडी ठंडी छाया में आराम करने के लिए वो उत्सुक हो रहे हैं कि वो अपने बादलों की शीतल छाया और सभी के मन को बहुत अधिक अच्छा लगे, तो इस तरह से वो ठंडी छाया में विश्राम करना चाहते हैं। सभी का चित्त वहीं पर ही रखा है। देखो सेनापति कवि की चतुराई देखिए कि उन्होंने कविता करते समय ग्रीष्म ऋतु के वर्णन के साथ साथ वर्षा के समकर्यो है, वर्षा ऋतु का वर्णन भी समान रूप से किया है। अब ये ग्रीष्म ऋतु का वर्णन हो चुका, अब आगे है वर्षा ऋतु का वर्णन। देखिए बच्चों, वर्षा ऋतु के वर्णन में आपको कैसे करना है कि वर्षा ऋतु के पक्ष में
पहले तो करना है ग्रीष्म ऋतु और फिर उसके पश्चात क्या करोगे, वर्षा ऋतु। अगर ये पद, ये छंद, एक तरह से ये क्या है, छंद, अगर ये छंद कहाँ आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, पहले ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करेंगे, उसके बाद आप वर्षा ऋतु का वर्णन करेंगे। देखो, क्षितिज से अंबर तक चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा है। वर्षा ऋतु के पक्ष में क्षितिज से अंबर तक, आकाश तक, वर्षा ऋतु आने के कारण चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा है। चारों ओर जल ही जल है। तिन तरबर, तिनके से तरबर वृक्ष तक सभी ने अपना रूप परिवर्तित कर लिया है। अर्थात तिनके से, तिनका मतलब घास से वृक्ष तक सभी क्या हो गए हैं, हरे ही हरे हो गए हैं। महाझर लागी ज्योति और महान झड़ी लग गई है। महाझर, वर्षा ऋतु में महान झड़ी लग गई है, झर लग गई है, ज्योति भादव की होती चले। और ऐसा लग रहा है कि महान झड़ी लगी होने के कारण भादव के महीने में भी बिजली चमकने का प्रकाश हो रहा है। ज्योति मतलब प्रकाश हो रहा है, बिजली के चमकने का प्रकाश होता जा रहा है। जलद पवन तन शेक मानो पर्यो है। जलद बादल और हवा, बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि शीतल पवन के स्पर्श से शरीर को बहुत अधिक शेक मतलब सुख प्राप्त हो रहा हो। दारुण तरन तर नदी सुख पाव सब, और इस प्रकार से सभी लोग, दारुण तरन काठ की नावों में, दारुण तरन का मतलब क्या होता है, काठ की नावों में नदियों को पार करके आनंदित हो रहे हों, और सभी सिरी घन छाए चाहे बोई चित्त धरे हैं, और सभी शीतल पवन के स्पर्श से, यानी कि बादलों की शीतल छाया में सभी रहना चाह रहे हैं। कवि सेनापति अपनी कविता की बड़ाई करते हुए कह रहे हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की, जो कि कवि सेनापति अपनी कविता की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी चतुराई से ग्रीष्म ऋतु के साथ साथ वर्षा ऋतु का भी रूप परिवर्तित कर दिया है। अर्थात वर्षा ऋतु को भी उन्होंने एक रूप दे दिया है। कंप्लीट। तो इस तरह से यह आपका पद पूरा हुआ। अब इसमें विशेष कैसे करोगे वो सुनिए कि यहाँ पर चमत्कार पूर्ण शैली का वर्णन हुआ है। कैसी शैली है? चमत्कार प्रदर्शित करने वाली, चमत्कार पूर्ण शैली का वर्णन हुआ है। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है, और श्लेष अलंकार के प्रयोग से कवि ने अपनी प्रसिद्ध जो प्रवीणता है, कुशलता है, उस कुशलता का परिचय दिया है। कवि ने किसका परिचय दिया है? अपनी कुशलता का परिचय दिया है। और नंबर 4 पर क्या करोगे बच्चों कि इस द्विअर्थक शब्दों के प्रयोग से, द्विअर्थक शब्द कि जैसे कि पूरा जो पद था, इस पूरे के पूरे पद्य में इसमें बताया सेनापति कवि ने कि एक एक शब्द के क्या क्या अर्थ निकल रहे हैं, 2 अर्थ निकल रहे हैं। तो इसीलिए द्विअर्थक शब्दों के प्रयोग से भाषा पर कवि के पूर्ण अधिकार, कि कवि ने इस भाषा पर पूरा अधिकार प्राप्त किया हुआ है, इस प्रकार से हमें यह पता लग रहा है इस पद्य के माध्यम से। ये आपके विशेष में 4-5 पॉइंट आपको करने हैं। आगे देखिए बच्चों, दामिनी दमक सुर चाप की चमक, इस छंद में क्या बताया गया है? दामिनी दमक सुर चाप की चमक श्याम, घटा की झमक अति घोर घन घोर तय, कोकिला कलापी कल कूजते हैं जित तित, शिकर ते शीतल समीर की झकोर तय, सेनापति आवन कयो है मन भावन सु, लागे तर सावन विरह जुर जोर तय, आयो सखी सावन मदन सर सावन, लग्यो है बर सावन सलील चहूँ और तय। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या बताया गया है कि कवि सेनापति ने अपनी कवित्त रत्नाकर नामक जो रचना है, वहाँ से ऋतु वर्णन काव्यांश
से इस छंद को लिया गया है। और इस कवित्त में वर्षा ऋतु के सावन के महीने के, कौन सी ऋतु का वर्णन है? वर्षा ऋतु के सावन के महीने के आने पर दिखाई देने वाले सुंदर दृश्यों का वर्णन किया है। और जैसे कि एक नारी अपनी सखी से यहाँ पर अपने मन की व्यथा को, अपने उसके मन की क्या स्थिति है, उस स्थिति का वर्णन कर रही है। क्या बताया है, देखिए ध्यानपूर्वक। दामिनी दमक सुर चाप की चमक श्याम। दामिनी, दामिनी का अर्थ होता है कि बादलों में चमकने वाली जो बिजली होती है। दमक, चमक रही है। सुरचाप की चमक, सुरचाप होता है इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष की चमक। श्याम, काली, श्याम का अर्थ होता है काली। घटा की झमक अति घोर घन घोरत है। घटा, घटा क्या कि जो बादलों में जो घटाएं छाई हुई हैं, तो इस तरह से घन घोर, घन घोर कि वह बादल की जो गर्जना है, वो बादल की गर्जना करती हुई। कलापी, कोकिला, कोयल, कलापी मोर, कल कूजते हैं जित तित, कूजते हैं जित तित, इधर उधर, इधर उधर कूज रहे हैं। सीकरत शीतल समीर की झकोरत है। सीकरत शीतल, सीकर मतलब जल की जो बूंदें हैं वो वायु से भी ठंडी हैं। शीकरत शीतल समीर की झकोरत है कि वायु से भी ठंडी जल की जो बूंदें हैं वो सेनापति आवन कयो है मन भावन सु। सेनापति कवि आवन आ रहे हैं और कह रहे हैं मन भावन सु, जो मन को अच्छा लग रहा है। लाग्यो, लग रहा है। तर सावन विरह जुर जोरत, विरह व्यथा, यानी कि अपने प्रिय ने मुझे आने का जो संदेश भी दिया और उनकी वियोगी हृदय मुझे बहुत अधिक तरसा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है फिर से। दामिनी दमक, देखो सखी, सबसे पहले आपको क्या करना है, आयो सखी। सखी मतलब हे सखी, सावन के महीने में बादलों में बिजली चमक रही है। सावन के महीने में जो श्रावण मास है, तो श्रावण मास में बादलों में बिजली दमक रही है, चमक रही है। और आकाश में सुरचाप की चमक, और आकाश में अनेकों रंग वाले इंद्रधनुष ने भी अपनी छटा बिखेर दी है। सुरचाप का अर्थ क्या होता है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष ने भी अपनी सौंदर्यता को बिखेर दिया है। श्याम, काली काली जो घटाएं हैं, श्याम घटा, काली घटाएं, बरसाती मंद मंद, घोर घन घोरतय, मंद मंद बूंदों की ध्वनि भी सुनाई दे रही है। झमक, झमक मतलब मंद मंद ध्वनि सुनाई देना, मंद मंद बूंदों की ध्वनि सुनाई दे रही है। घोर घन घोरतय, और घने बादल बहुत अधिक गर्जना कर रहे हैं। बहुत अधिक गहरे बादल छाए हुए हैं और जो बहुत अधिक गर्जना कर रहे हैं। कोकिला कलापी, कोयल और मोर, कोयल और मोर कल कल मधुर स्वर में जहाँ तहाँ बोलने, जित तित, जित तित का अर्थ होता है जहाँ तहाँ बोल रहे हैं, कूजते जा रहे हैं। और शीकरते शीतल, वर्षा की बूंदों से शीतल पवन के झोंके आ रहे हैं। समीर की झकोर, शीतल पवन के झोंके आ रहे हैं। सेनापति कवि, अब यहाँ पर सेनापति कवि के माध्यम से यहाँ एक सखी कह रही है कि मेरे प्रिय ने मुझे आने का संदेश दिया। सेनापति आवन कयो है मन बावन सु। सेनापति कवि के माध्यम से यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो सखी कह रही है कि मेरे प्रिय ने मुझे आने का संदेश दिया है और अब तो लागे तर सावन विरह जुर जोरत है। अब तो उनसे मिलने के लिए मेरा वियोगी हृदय तरस रहा है। विरह जुर का मतलब होता है मेरा विरहित हृदय तरस रहा है। आयो सखी सावन, और हे सखी अब तो देखो मिलने की इच्छा जागृत हो रही है और सावन का महीना भी आ गया है। मदन सर सावन, चारों ओर लगे हुए बर सावन, सलिल चहु ओरत, चारों दिशाओं में अब बरसावन वर्षा होने लग गई है, अर्थात चारों दिशाओं में जल बरस रहा है। तो इस तरह से यह छंद आपका पूरा हुआ।
इसमें आप विशेष में क्या लिखोगे कि भाषा का ध्वनि सौंदर्य अति सुंदर है। दमक, चमक, झमक, ऐसे जो शब्द हैं, दमक है, चमक है और झमक है, इन शब्दों से कानों को गुंजित किया जा रहा है, गुंजायमान रूप से ये शब्द गुंजायमान है। और वर्षा के दृश्यों का सुंदर और सुखद पूर्ण संयोजन किया गया है। अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग है। और यहाँ पर एक सखी अपनी दूसरी सखी को अपनी विरह व्यथा का वर्णन कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 3 छंद कंप्लीट हुए। आगे देखिए बच्चों, अगला है शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ो दल, निबल अनल गयो सूरी सिय राय के, हिम के समीर तेई बरस विषम तीर, रही है गरम भौन कोनन में जाई के, धूम नैन बह लोग आगे पर गिरे रहे, हिये सो लगाई रहे नैक सुल गाई के, मानो भीत जानी महाशीत त पसार पान, छतिया की छाह राख्यो पाऊ के छिपाई के। देखो यहाँ पर क्या वर्णन किया गया है। इस छंद में कवि ने शीत को, शीत यानी कि सर्दी की ऋतु, सर्दी की ऋतु को एक आक्रमणकारी के रूप में वर्णित किया है। ये आपको संदर्भ और प्रसंग में बताना है। देखिए क्या है, सबसे पहले शब्दों का अर्थ देख लीजिए। शीत को प्रबल सेनापति, शीत यानी कि ठंड, सर्दी। कोपी, कोपी का अर्थ होता है क्रोध। चढ़ो, चढ़ो का अर्थ होता है चढ़ाई कर देना। दल, दल का अर्थ होता है जैसे कि सेना। और निबल, निर्बल। अनल, अनल का अर्थ होता है अग्नि। सूरी, सूरी का अर्थ होता है सूर्य। और शियराई का अर्थ होता है ठंडा। हिम, बर्फ। समीर, हवा। बरसे विषम तीर, विषम तीर भयंकर तीर के समान। भौन, सूर्य। कोनन में जाई के, कोनन में कोने में, जाई के जाकर के। धूम नैन बह, नैन मतलब नेत्रों से बह, बह रहे हैं, धूम धुएं से। आगी पर गिरे रहे, आगी मतलब आग पर। हिये हृदय से, नैक तनिक। मानो भीत जानी महाशीत, भीत, भीत का अर्थ होता है मानो भीत, तो यहाँ पर डरा हुआ है। शीत ते पसार पान, पान मतलब हाथों को पसार पसार कर। छतिया की छा है छाती की ओट में। और पाऊ का अर्थ होता है आग। देखो कवि सेनापति कहते हैं कि शीत ऋतु की शक्तिशाली सेना ने, शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ दल, कि शीत ऋतु की शक्तिशाली सेना ने कोपी चढ़े दल, क्रोधित होकर चढ़ाई कर दी है। उस सेना ने, कौन सी सेना ने? शीत ऋतु की शक्तिशाली सेना ने चढ़ाई कर दी है क्रोधित होकर। निबल अनल, अग्नि भी कमजोर हो गई है। और सूर्य भी ठंडा हो गया है। सूर्य कैसा हो गया है? ठंडा हो गया है। गयो सूर्य सिय राय के, और सूर्य ठंडा पड़ गया है। हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर, इन दोनों का प्रभाव इस तरह से क्षीण हो चुका है कि ये भी सर्दी से रक्षा नहीं कर रहे हैं। बर्फ जैसी ठंडी पवन ही, देखो हिम बर्फ के समान ठंडी हवा ही, तेई बरसे विषम तीर, शीत की सेना के द्वारा बरसाए जा रहे भयंकर तीरों के समान है। किसके समान है? भयंकर तीरों के समान है। रही है गरम भौन कोनन में जाएगा, और सूर्य भी, भौन मतलब सूर्य, गरम जो सूर्य है उसकी गर्माहट भी अब क्या हो गई है? समाप्त हो गई, क्योंकि वह भी कोनन में जाएगा, कोने में जाकर छुप गया है। किसी सर्दी के भय से सूर्य भी कहीं कोने में जाकर छुप गया है।
मानो भीत धूम नैन बह लोग आगे पर गिरे रहे, और सभी लोग आग पर इस तरह से सिक रहे हैं, इस तरह से उनके ऊपर झुके हुए हैं कि उनके नेत्रों में धुआं भी लगा हुआ है, उनके नेत्रों में धुआं जा रहा है, और फिर भी वो उस धुएं को सहन कर रहे हैं, और धुएं के कारण उनके नेत्रों से जल बह रहा है। और लोग ठंड से बचने के लिए आग पर झुके जा रहे हैं। हिये सो लगाई रहे न को सुलगाए गए, और तनिक सी आग सुलग जाती है, सुलगाकर उसको इस तरह से अपने हृदय से लगा रहे हैं, अर्थात वो उस तनिक जलती हुई आग में अपने आप को सेक रहे हैं, ताप रहे हैं। इस दृश्य को देखकर छतिया की छाया राख्यो पाँव के छिपाए गए, मानो भीत जाने महा शीत ते पसार पान। और इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो आग को शीत से भयभीत जानकर, मानो भीत जानी महाशीत ते पसार पान, मानो आग को किससे भयभीत जानकर, शीत से, सर्दी से भयभीत जानकर लोगों ने उसे प्रचंड ठंड से बचाने के लिए अपने हाथ फैलाकर छतिया की छाया, अपने हाथ फैलाकर अपनी छातियों की छाया में छिपा लिया है। पाउक मतलब उस आग को छिपा लिया है, छाती की छाया में छुपा लिया है, कि ऐसा लग रहा है कि मानो आग को शीत से भयभीत जानकर, कि आग है वो किससे डर रही है, आग से ही सर्दी दब रही है। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि मानो शीत से भयभीत जानकर उस आग को लोगों ने अपने प्रचंड ठंड से बचाने के लिए अपनी छाती से लगा के रखा हुआ है, और छातियों की छाया में ही उन्होंने उसको छिपा लिया है। अब विशेष देखिए बच्चों, यहाँ पर व्रज भाषा का प्रयोग है। शैली शब्द कैसी है, चित्रात्मक शब्द शैली का वर्णन है, और शीतकालीन दृश्यों को साकार रूप से वर्णित किया गया है। भयानक रस का भी वर्णन किया गया है। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार इस छंद में है। इस छंद में अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। ओके, तो इस तरह से आप इस चैप्टर को रीड कीजिए। थैंक्स।